हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं आदरणीय राणा प्रताप सिंह जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। एक ऐसा नाम जो चंदौली के राजनीति में काफ़ी प्रभावी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबा जुड़ाव रहा है, एक लंबी यात्रा रही है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर इस चर्चा को शुरू करने के लिए अपने बारे में एक संक्षिप्त विवरण जो है दर्शकों को आप साझा करें। एक तो आपको धन्यवाद कि आपसे मुलाकात हुई, अपनी बात कहने का और सुनने का एक आपने मौका दिया है। परिचय की दृष्टि से मेरा नाम राणा प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रही जनपद चंदौली में, और फिर उसके बाद किसान मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और अभी एक मुद्दा है जो काफ़ी गरमाया हुआ है, पहलगाम अटैक को लेके, और जो विपक्ष है उन्होंने सॉलिडारिटी के नाम पे दबे जुबान ये बात कह तो दी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन साथ ही ये प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सिक्योरिटी लैप्स थी, सुरक्षा में चूक थी और यही कारण था कि जब वहाँ पर अटैक हुआ। और विपक्षी दलों के द्वारा ये भी कहीं ना कहीं दबे जुबान कहा जा रहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था शायद बीजेपी को पॉलिटिकल गेन मिला उससे, और उसी के तर्ज पे इस अटैक को भी देखा जा रहा है। देखिए, आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है और हम आतंकवाद के हमेशा विरोध में यह देश खड़ा रहा है। यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि पाकिस्तान आतंक का पोषक देश है। आतंकवाद पाकिस्तान से बराबर भारत की सीमाओं में हो रहे हैं। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी की बात कही, निश्चित तौर पर वहाँ चुनी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है। सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। आम आदमी की सुरक्षा हो, हमारे यात्री जा रहे हैं उनकी सुरक्षा है। लेकिन एक बात तो आप निश्चित तौर पर समझिएगा कि भारत की सीमाओं का स्वरूप ऐसा है, इतने घने जंगल हैं, इतनी लंबी सीमाएं हैं, हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। सरकार आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सीमाओं पर पूरी चौकसी की है। उसके बावजूद भी आतंकवादी कहीं न कहीं छिप करके सीमाओं में घुस जा रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब विपक्ष निष्पक्ष तरीके से किसी चीज़ की अगर एनालिसिस करे, केवल दोषारोपण करना कि आपकी जिम्मेदारी थी, सीमाओं में चूक हो गई, आतंकवादी घुस गए, तो ये जस्टिस नहीं है। और जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि पुलवामा में हुआ, तो पुलवामा में जो घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने उस आतंकवादियों को मारा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के प्रति। नफ़ा नुकसान के लिए, वोट के लिए और राजनीतिक दल काम करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आपने देखा होगा 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं झुकने दूंगा, ये नारा नहीं था, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। हम देश के लिए बलिदान दिए हैं, देश की एकता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति इस देश की एकता के लिए बलिदान हो गए। हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए कि भारत माता की जय। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं इसको राजनीतिक सवाल की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारत माता की जय और वंदे मातरम से अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दल क्या करते हैं दिखाई देता है। हम घटना को राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं, हम घटना को चुनौती भी नहीं मानते, क्योंकि यह कायराना हमला है, यह कायरतापूर्ण हुआ है। हम इसका बदला लेंगे
इस बात का संकेत देश के प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। अगर हम पुलवामा को याद करें तो पुलवामा का बदला लिया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और उसके ठीक बाद चुनाव हुए तो चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा मिला। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर फ़ायदा हुआ बीजेपी को तो हो सकता है कि बीजेपी का इसमें रोल रहा हो। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तब सब देखिए, ये सब बात घटिया है। बीजेपी का रोल रहेगा। अब विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो आरोप प्रत्यारोप लगाने की भी एक मेरिट होनी चाहिए कि किस तरह के आरोप लगाए जाएं। बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी का शासनकाल है। आपने घटनाक्रम को देखिए ना कि 10 साल से जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां आप बैठे हैं, आप देखिए ना, आतंकवादियों को, गुंडों को, बवालियों को, आतंकवादी गुंडे उत्तर प्रदेश में गुंडई करते हैं, दंगा करते हैं, अपने घुटने पर चल के नहीं जाते हैं। एसटीएफ लगी है, पुलिस लगी है, पूरी सिक्योरिटी लगी है। देश में भी जिस प्रकार से आप कल्पना करें ना कि देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से जिस प्रकार से कहा, देश के रक्षा मंत्री ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से कहा, देश के गृह मंत्री ने घटना के स्थल पर जाकर के जिस तरह का बयान दे दिया, मैं नहीं जानता और न मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल के किसी नेता के पास इतना साहस हो जो इस तरह की दो टूक बात करने का साहस करता हो। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के अलावा हमने अपनी उम्र में तो नहीं देखा और कल्पना भी नहीं किया कि इस तरह का भी बयान देने का साहस किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास हो। और आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तो जनरल बातें हैं, लोग लगा सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, उनकी न कोई विचारधारा है, न कोई आइडियोलॉजी है, न कोई उनके एजेंडे हैं, तो क्या कहा जाए। एजेंडा अगर रहता तो बंगाल पर क्यों नहीं बयान दे देते हैं। देश के विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, इतनी इतनी घटनाएं हो रही है, उस पर कोई बयान देने का साहस भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है और हम अपने छोटी बैठकों से लेकर के बड़ी सभाओं में भी जाते हैं तो नेशन इज फर्स्ट जो हमारे कल्चर में बताया जाता है, जो हमको सिखाया जाता है कि भारत माता की जय ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य है। तो क्या आप इस बात को कह रहे हैं कि जो विपक्ष है या जो उनका इंडी गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में या उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे हुई घटनाओं को एक रंग देना चाहते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में हुई घटना होती है बंगाल में तो उसके ऊपर बिल्कुल भी वो चुप्पी साध लेते हैं, यानी वो सिलेक्टेड रवैया अपनाते हैं? अब देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, भ्रम की राजनीति, ये इनके तिकड़म में है। ये इस तिकड़म की राजनीति करते हैं कि किस प्रकार के बयान दिए जाएं जिससे मतदाता खुश रहें, आपस में बंटवारा लोगों का होता रहे। इस तरह के बयान विपक्ष सोची समझी, हर बात पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता, हर बात पर सरकार को आरोपित नहीं किया जा सकता। आप अपने भी चाल चरित्र को देखिए कि अगर मेरी सरकार थी, हमने भी एक लंबे समय तक देश में हुकूमत की है, तो मैंने क्या किया। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो कश्मीर की समस्या किसने पैदा किया। देश में जो भी आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं या जो भी आज परिस्थितियां क्रिएट हो रही है, निश्चित तौर पर स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली और लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत की, वही इस देश के विभाजन के भी दोषी हैं, इस देश में इमरजेंसी के भी दोषी हैं, इस देश की सीमाओं के भी दोषी हैं और आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सारे जो गतिविधियां इस देश में पनप रही हैं वो उन्हीं लोगों की देन है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो चढ़ करके जवाब दिया है। आपने पुलवामा की चर्चा किया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक घुस करके मारा। आप 1999 में भी देखिए जो घटनाएं हुई, कारगिल की घटनाएं हुई, हमने चढ़ करके युद्ध किया और हमने विजय हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी दो टुक बात में विश्वास करती है और देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित है, यही हमारा नारा है। अब जिसको जो कहना है, विपक्ष को आरोप लगाना है, राजनीति से जोड़ना है, राजनीति की रोटी सेकना है, तो वो कहेंगी आतंकवादी और देशद्रोही जो देश के
खंडित होने का नारा जो लोग लगाते हैं उसके साथ ये लोग खड़ा रहते हैं और किस तरह की राजनीति करते हैं, मतलब हम सब लोग तो नहीं समझ पाते कि ये लोग चाहते क्या है देश में। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है और यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में है। पुलवामा में जो अटैक किया गया उसमें मृतकों की संख्या 26 या 28 के करीब करीब थी, लेकिन एक काफ़ी बड़ा विवाद छिड़ गया कि धर्म पूछ कर मारा गया और इसके बाद एक धार्मिक चर्चा भी अपने देश में शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि जो धर्म का एंगल दिया गया वो एक पाकिस्तान से आए आतंकियों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति थी? बहुत सही सवाल आपने किया और मेरा जो मानना है कि यह निश्चित तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत ही धर्म पूछ करके, धर्म की परिभाषा बताने वालों से उस धर्म के बारे में पूछ करके इस तरह की हत्याएं हुई। ये एकदम प्री प्लान था। प्री प्लान इसलिए कहेंगे कि उनके पास अत्याधुनिक असलहे थे, चाहते तो बड़ी वारदात और भी कर सकते थे और लोगों को भी मार सकते थे, लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि भारत में धर्म के आधार पर आपस में विद्रोह पैदा हो, लोग खंडित हों, और वो उकसाने का काम कर रहे हैं। आप जब देखेंगे कि आसिम मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है, यह कहने में जरा भी संकोच भी नहीं है और हम लोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में, आप सबके चैनल के माध्यम से, तमाम न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से, सरकार की जांच एजेंसियों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि आर्मी चीफ और वहाँ की सेना ही आतंकवाद को प्रश्रय देती है, आतंकियों को भारत की सीमाओं में भेजती है, उनको वर्दी देती है, उनको असलहे गोली देती है, उन्हें सारी सुविधाएं देती है। और यह कहने में मुझे संकोच, देखिए भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण ही आज पाकिस्तान अलग थलग बना हुआ है, एकदम अलग हो गया है विश्व के मानचित्र पर। और भारत अगर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले दिन ही देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से देश की जनता के नाम से संबोधित किया, माननीय गृह मंत्री जी उसी घटना के दिन ही पहलगांव पहुंच गए, हाई लेवल की मीटिंग हुई। पाकिस्तान देखिए एक नंगा और निहंगा देश है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पोषित पल्लवित करने वाला देश है। आप जरा और गहराई में जाइए कि वहाँ की आवाम, भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, उस आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगा, आतंकवादी मारे जाएंगे। और यहाँ तक कि आतंकवाद को जो लोगों ने संरक्षण दिया है पाकिस्तान, उसको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। हम इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में मेरे कोई कमी नहीं है। बस वहाँ की आवाम को कोई नुकसान न हो, पाकिस्तान की जनता को कोई हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं, जनता जनार्दन वहाँ की सुरक्षित रहे। इसी दिशा में भारत लगातार विश्व स्तर पर अध्ययन कर रहा है। हमारे पास आज वह भारत नहीं है। भारत स्वतंत्रता के समय का भारत नहीं है, 1965 का भारत नहीं है, 1999 का भारत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी का भारत है, आज अमित शाह, राजनाथ सिंह का भारत है। आज यह विकसित राष्ट्र है। हम नहीं चाहते थे युद्ध करना, हम चाहते थे कि शांति के हम द्योतक हैं, शांति से हम विश्व में संदेश देते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के आइडियोलॉजी पर काम करने हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आइडियोलॉजी और विचारधारा से काम कर रहे हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। तो भारत आज विश्व की तीसरी महाशक्ति बना हुआ है। 140 करोड़ की जनता, आज सशक्त भारत का निर्माण हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में। यह आतंकवादी देशों को खटक रहा था कि भारत को कैसे उलझाया जाए। ये उलझाने के लिए धर्म पूछ करके जो काम किए हैं, जो वहाँ हत्याएं हुई हैं, आतंकवादियों ने गोली चलाया है, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। भारत के विशेषज्ञ, भारत के राजनेता, भारत के अधिकारी, सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन भारत का मस्तक झुकेगा नहीं। अगर हमला किया है, 26 को मारा है, तो इसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। कल मैं देख रहा था कि एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे 12 दिन हो गया और अभी तक बदला नहीं लिया गया। हम बदले के लिए तैयार हैं। सीमाएं एकदम
हमारी लड़ाकू विमान रनवे पर हैं, लेकिन हम 140 करोड़ जनता के विकास की चिंता भी मेरे साथ है। हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश को पीछे नहीं करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर युद्ध होगा तो पाकिस्तान का नस्तनाबूद मिट जाएगा, लेकिन युद्ध में तो नुकसान होता ही है, हमारा भी नुकसान होगा। तो मेरी जिम्मेदारी देश के भी प्रति है कि देश की आवाम को कैसे बचाया जाएगा, देश की जनता सुरक्षित रहे। ये युद्ध का परिणाम, युद्ध का रिजल्ट, युद्ध का खामियाजा भारत की जनता को न भोगना पड़े, इसलिए एक मजे राजनेता नरेंद्र मोदी जी अब पूरी उनकी टीम बहुत सशक्त तरीके से काम कर रही है। और हमला तो होगा ही, वह आर्मी चीफ चाहे जहां भी छिपे होंगे, आतंकवादी जहां भी छिपे होंगे, पाकिस्तान, मतलब आप देखिए ना कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र, इसके कहने में जरा संकोच इसलिए नहीं होगा कि उसका एक भी पॉलिटिकल नेता, उस देश का एक भी रहने वाला व्यक्ति एक बार भी बयान नहीं दिया और इस घटना पर एक बार भी दुख नहीं व्यक्त किया कि आतंकवादियों को इस निंदनीय घटना के लिए हम शर्मिंदा हैं। ऐसा नहीं, हम तो बधाई देना चाहते हैं हमारे जम्मू के मुख्यमंत्री, इस देश के भी नेता, तमाम राजनीतिक दलों को, मुस्लिम लीग के भी नेताओं ने भारत के साथ अपने को खड़ा किया है। अमर उद्दल्ला ने वहाँ की विधानसभा में भी बोला कि हमारे अतिथि आए थे और अतिथि को हम बचा नहीं पाए, हम शर्मिंदा हैं, हम किन्नम आँखों से हम उनका कैसे श्रद्धांजलि दें। तो ये देश विविधताओं का देश है, सबका देश है। हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म के अलावा हम धर्म के आधार पर न तो यहाँ बंटवारा करते हैं और न धर्म के आधार पर सरकार चलाते हैं और न धर्म के आधार पर हम विकास करते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और अखंड भारत कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो, कैसे विश्व में भारत एक बड़ा स्थान पाए और हम विश्व गुरु कैसे बने, इस देश में यह सरकार आगे बढ़ रही है। और हमें उलझाने का जो काम हुआ है, हम उलझेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हमको नेतृत्व पर विश्वास है, सशक्तशाली नेतृत्व है, हम बदला जरूर लेंगे। जो भी पीरियड बीत रहा है, पीरियड हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर समय बीत रहा है तो हमारे नेता, हमारे अधिकारी इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं। मतलब इसको अगर एक लाइन में समेटे तो कहना होगा कि देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। एक मुद्दा है पीडीए का। अभी समाजवादी पार्टी की जो 2 चुनाव में जो शिकस्त हुई है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला अपने लिए ईजाद किया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। और अभी चूँकि आप चंदौली से आते हैं, चंदौली की राजनीति करते हैं और यहाँ पर तमाम बैठकें भी शुरू हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी का सच में जो स्वभाव है, जो दलित कभी न कभी जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी थे, ये आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते थे, लेकिन आज जो है ये दलित की हितैषी बन के घूम रहे हैं, तो पीडीए कितना सच है और कितना छलावा? देखिए, ये राजनीतिक दल हैं और वार रूम में बैठ करके ये क्षेत्रीय पार्टियां जनता को कैसे वर्गलाया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, इस दिशा में काम करते हैं। आप जब अध्ययन करेंगे और आपने देखा है कि देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो लंबे समय तक सत्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हाथों में रही। इसके प्रदेश की क्या स्थिति रही, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसी प्रदेश में प्रेस पर हमला हुआ, अखबार जलाए गए, जुडिशियल हाईकोर्ट पर हमले किए गए, यही मुजफ्फरपुर में जा रही महिलाओं के साथ नंगा तांडव किया गया, बलात्कार किए गए। अपराधी इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। बड़े बड़े अपराधी पूर्वांचल में पनपे थे, पुष्पित पल्लवित हो रहे थे। 10-10 हजार करोड़ का साम्राज्य लोगों ने बनाया। कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के एक गुंडे की तरह जमीन कब्जा करना, लूट लेना, अत्याचार करना, सरकार चलाना। न तो थाने पर लाइन ऑर्डर था, न तो कचहरी पर था, न तो जिला मुख्यालय पर था।
केवल तुष्टीकरण की राजनीति और जाति आधारित राजनीति, समाज को कैसे बांटा जाए, कैसे राजनीति किया जाए, पीडीए का नारा दे करके आप काम करो ना भाई। योगी जी ने तो पीडीए का नारा नहीं दिया, योगी जी ने तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, योगी जी ने तो जाति बिरादरी की बात नहीं किया। विकास अगर आवास आ रहा है, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय आ रहा है, राशन कार्ड है, विकास की जो योजनाएं आ रही है, 24 घंटे बिजली है। आज आप कल्पना करिए कि यही उत्तर प्रदेश है, खुलेआम बहू बेटियां मार्केट में जा रही हैं, 12 बजे रात को लौट रही हैं, कोई हिम्मत नहीं है कि किसी माई का लाल कि उनके ऊपर आंख उठा दे। कितना यही उत्तर प्रदेश कितना शांतप्रिय उत्तर प्रदेश है। बड़ी बड़ी घटनाएं देश के और राज्यों में हो रही हैं जहां दूसरे दलों की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमाओं को देखिए, मजाल है कोई गुंडागर्दी कर दे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ कानून का राज है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सुविधाएं, लेकिन आप कानून के हिसाब से चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या क्या तांडव इन लोगों ने नहीं किया, पूरे प्रदेश को आग में झोंक दिया। हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, जात पूछ करके लोग मारे जा रहे थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अब आज पीडीए का नारा दे करके संविधान खतरे में है, संविधान पढ़े नहीं, संविधान की पन्नी नहीं उलटे, संविधान पर एक काम नहीं किया। दलितों पर कितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप आंकड़े निकाल लिया जाए तो आप हमारे ही जिले में दलित सुरक्षित नहीं था। केवल वोट की राजनीति के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि राजनीति में भ्रम और खेती में श्रम का बड़ा महत्व है, तो राजनीति में भ्रम का बड़ा महत्व है। ये इन समूह की विचारधारा है कि राजनीति में भ्रम पैदा किए रहिए, भ्रम पैदा रहेगी तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, और एक सशक्त मुख्यमंत्री जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, जिसकी अपनी कोई लालच नहीं है, एक सन्यासी की भूमिका में इस उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। और यह उत्तर प्रदेश की आवाम, यहाँ की जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। लोगों को विश्वास है कि पीडीए एक भ्रम है, एक नाटक है, ये सब एक जादूगर हैं। जैसे जादू दिखाता है जादूगर, उस तरह से जादू दिखा करके जनता को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इनके पीडीए के नारे में नहीं आने वाली है, और न तो इनको भ्रम में पड़ने वाली है। अभी एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जो है अपने कपड़ों से नहीं जाने जाते, अपने आचरण से जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से उनका निशाना जो है आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक कहा अखिलेश जी ने कि योगी अपने कपड़ों से नहीं आचरण से जाने जाते हैं। कपड़ा भी हमारा एक कल्चर है, कपड़ा भी, पहनावा भी हमको एक संदेश देता है कि कैसे लिबास में हम रहते हैं। आदमी का रहन सहन भी उसके नैतिक स्तर को बताता है कि कैसे रहन सहन में हम रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी का कपड़ा जैसा कपड़ा है, वैसा स्वभाव है, वैसा आचरण है। तो योगी अपने आचरण के लिए जाने जाते हैं। योगी अपने आचरण के बल पर ही, अपने कानून के राज के बल पर ही योगी ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना दखल दिया है। क्यों नहीं? अखिलेश जी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए। एक आरोप भी 10 साल में योगी जी के ऊपर नहीं लग पाया, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। लोगों के तो विदेशों में आलिशान आलिशान होटल बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, लोग कमरों से बेड, बिस्तरा, एसी, टोटी तक लोग लेकर के मुख्यमंत्री हाउस से चले गए। आप देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सामान्य कमरे की एक चौकी पर सोता है। यह सन्यासी का अपना जो जीवन है, उसका असर उत्तर प्रदेश की जनता पर क्या पड़ रहा है। आप ये देखिए कि योगी जी जो निर्णय लेते हैं उसका जनता पर कितना इम्पैक्ट है, क्या असर है। योगी जी का अपना कोई परिवार नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ही जिसका परिवार हो, जिसका सेवा ही जिसका भाव हो, जिसका रहन सहन सामान्य हो, जिसका पहनावा सामान्य हो, जिसके पास कोई ताम झाम नहीं है। तो जनता की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, कानून का राज हो, इसके लिए योगी जी संकल्पित हैं। अखिलेश जी
कई जन्म लेना पड़ेगा योगी जी की तुलना करने में आपको, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सन्यासी के जीवन को आप जिए नहीं हैं, आप तो एक भोगी का जीवन जीते हैं, आप तो ऐसो आराम के जीवन जी रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री के लड़के हैं, योगी जी एक गरीब परिवार के लड़के हैं। आप में उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आप तो एक मुख्यमंत्री हाउस में पैदा हुए, मुख्यमंत्री के रूप में आपका प्रोजेक्शन हुआ, लाव लश्कर के साथ लग्जरी गाड़ियों में चलते थे। लेकिन योगी जी का जीवन चरित्र जब आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी का जीवन शैली जब आप देखेंगे, तो एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति के पास अगर लालच नहीं है तो वह व्यक्ति दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनेगा। और राजनीति में अगर किसी के पास लालच नहीं है और उसका व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, कुछ संचय करने की अगर भावना नहीं है, तो ये छोटी छोटी दल या बड़े दल भी उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पास अपना कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। उसी परिभाषा पर योगी जी काम कर रहे हैं और सफल पूर्वक उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल को देखा जाए, देश में काफ़ी विकास हुआ और अपने यहाँ के जो सांसद आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, उनको एक प्रमुख मंत्रालय मिला हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि 10 साल डबल इंजन की सरकार रही, मतलब केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी और चंदौली के सांसद को इतनी बड़ी शक्ति मिली हुई थी। जो पंडित कमलापति त्रिपाठी के द्वारा जो विकास की जो लाइन खींची गई थी, उसके पैरेलल, उसके बराबर या उससे बड़ी भी लाइन खींची जा सकती थी, लेकिन जैसा उम्मीद हो रहा था कि नहीं, मतलब चंदौली को एक विकास मिल सकता था, उसके साथ चंदौली चूक गया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, आप देखिए राजनीति में सपा, बसपा, कांग्रेस जो लंबे समय तक शासन किए थे, राजनीति में इनके कथनी और करने में अंतर था। राजनीतिज्ञों के जबान की कोई कीमत नहीं थी, कहना कुछ और करना कुछ और। इस तरह का वातावरण देश में लोगों ने बना रखा था कि पॉलिटिकल आदमी कोई बात कह रहा है, कह यार इसका कोई भरोसा नहीं। 2014 में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी इस चंदौली के सांसद के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। इसके पहले भी आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली पर आप जाइए, क्या आदमी का कैरेक्टर क्या है, आदमी का पॉलिटिकल जीवन क्या है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। अब डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के जब जीवन शैली पर जाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की जीवन शैली पर जाएंगे, तो आपको उसकी कार्यप्रणाली का ध्यान हो जाएगा कि आखिर में काम करने का तरीका इसका कैसा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक सामान्य परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। राजनाथ सिंह जी देश के यशस्वी रक्षा मंत्री एक सामान्य परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति हैं और भारत की राजनीति में आईने की तरह चमक रहे हैं। आज तक राजनीतिक जीवन में कोई आदमी उनको घेर नहीं पाया। उसी तरह डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उसी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर रहे, भारत सरकार में योगी जी के मंत्रालय में मंत्री रहे। लेकिन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का अपना निजी कोई एजेंडा नहीं रहा। निजी एजेंडा का मेरा इंडिकेट यह है कि आप चंदौली के 2 बार सांसद रहे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक 10 बाई 10 की दुकान भी जनपद चंदौली में उन्होंने कब्जा नहीं कराया होगा। किसी से 10 रुपया भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नहीं लिया होगा कि तुम्हारा काम करा देंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे में राजनीति में आंख डाल करके बात किया होगा, आंख झुका करके बात नहीं किया। चंदौली का मस्तक गिराया नहीं, किसी को नौकरी के नाम पर, किसी को भर्ती के नाम पर वसूली नहीं हुई, किसी को गलत आश्वासन नहीं दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं। राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक परिभाषा हो सकती है। मैं माना कि जनता ने मुझे नहीं पसंद किया हो, हम चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हार गए तो हमारे काम करने की प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ा। जहाँ तक आपने एक बड़ा नाम लिया, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हमारे आदर्श रहे, बड़े नेता थे। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो काम किया, चंदौली के इतिहास में किसी नेता ने उतना काम नहीं किया। काम के साथ साथ जो सूचिता से राजनीति उन्होंने किया, राजनीति में जो पारदर्शिता उसने अपनाया,
आपस में लड़ाया नहीं, लोगों को बांटा नहीं, जात जात को अलग नहीं किया, जात के नाम पर विकास नहीं किया। लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी एक उदाहरण आप देख लीजिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो काम किया, तारीफ काबिल है। वो 10,000 करोड़ के सांसद थे, वो 5 करोड़ वाले सांसद नहीं थे। अगर उत्तर प्रदेश में या देश में उन्होंने जिस बात का संकल्प ले रखा था कि चंदौली को विकसित जो 10 लोकसभाएं हैं भारत की, हम उसमें खड़ा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ को छोड़ दीजिए, बनारस को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद तीसरे नंबर का विकास चंदौली का हुआ। आप कल्पना करिए ना, आप देखिए कि रिंग रोडों का जाल बिछा हुआ है। आप घर से निकलते हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रिंग रोड, 4 लेन, 6 लेन। आप कल्पना किए थे कि चंदौली पर कभी ओवर ब्रिज बनेगा? बड़े बड़े नेता थे, सपा बसपा कांग्रेस के भी सांसद रहे, सैकड़ों बार नापी हुई, लेकिन घंटों घंटों मटकुट्टा पर जाम लगता था, घंटों घंटों चंदौली पर जाम लगता था। हम कल्पना किए थे? आप छोटा सा देख लीजिएगा, मौजी से लेकर के बाबतपुर की एक रोड बनी है, आप उसको छोटा मानेंगे, लेकिन 200-250 करोड़ की रोड बनी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पहली बार सांसद चुने गए, मंत्री चुने गए, और चुनने के बाद पहली बाबतपुर से लेकर के जमानिया तक 2-3 जिलों को जोड़ती हुई उस रोडों को बनवाया। आप नारायणपुर लिफ्ट कैनाल की बात कहेंगे तो हमारे समझ से लगभग 70-80 करोड़ रुपया मशीनों को बदलने के लिए, 12 वहाँ मोटरें लगी है, पानी डिस्चार्ज होता था, पानी वेस्टेज होता था, कैपेसिटी कम थी, सिंचाई के संदर्भ में भी काम हुआ। कई पावर हाउस बनाए गए हैं यहाँ, रोडों का जाल बिछा, बिजली 24 घंटे हैं, सिंचाई के संसाधन बनाए, किसानों की आय दुगुनी हो, इस संदर्भ में लगातार काम किया गया। मेडिकल कॉलेज हो, बाबा किनाराम स्थल का सुंदरीकरण हो। आप कल्पना करिए कि महेंद्र नाथ पांडे जी ने हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जनता का आशीर्वाद लगता है कि मुझे काम करने में कहीं कोई चूक हो गई। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बैठ के उस चुनाव का अगर आकलन करेंगे तो पिछले लोकसभा में चुनाव में हार तो हुई, लेकिन मुगलसराय विधानसभा से आप पिछड़े। उसके बाद आप यहाँ अपने चेयरमैन को खोया, चेयरमैन पद को खोया, और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जहाँ से आप राजनीति करते हैं ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ग्राफ उनका दिन पर दिन गिरता जा रहा है? मैं विधानसभा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चेयरमैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास आंकड़े हैं और हम भी इसी नगर में रहते हैं। मैं आपकी बात को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ भाई, चेयरमैनी का चुनाव मैं हार गया हूँ, ये तो आंकड़े हैं, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर पिछली बार हम मुगलसराय विधानसभा को जीते थे, इस बार मेरी हार हुई है, तो ये हमारे लिए संकेत भी है, सजग होने का समय भी है। और अगर कोई कमी हमसे रह गई है तो उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए, और इस बात का नेताओं को अध्ययन करना चाहिए कि कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम उसकी भरपाई कर लेंगे, और हम सब लोग उस कमी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि किस कारणों से हम चेयरमैन हारे, और विधानसभा जो हम पिछली बार जीते थे इस बार भी मैं हार गया। निश्चित तौर पर आने वाले 2027 में हम उस कमी को पूरा करेंगे, और उसके पहले हम उसको ठीक कर लेंगे अगर कहीं से मुझसे गलती हो रही होगी तो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगर विकास की बात करें तो निश्चित तौर पे जो है एक जो सड़क 6 लेन या 4 लेन जो भी बन रहा है वो दिख रहा है, स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि एक बढ़िया ऑडिटोरियम हो गया कोई सार्वजनिक आयोजन के लिए, या पार्क का अभाव, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रेलवे के प्रांगण में जाना पड़ता है जो कि कभी भी बंद हो जाता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता है कि नगर को एक सुंदर पार्क मिलना चाहिए जहाँ पे लोग जा पाए? बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्या योजना है पार्टीगत रूप से? अब देखिए, हम सरकार में हैं, एक तो ये मानिए कि दीनदयाल नगर जो नगर है वो काफ़ी
कंजेस्टेड है। निश्चित तौर पर विकास का एक नया खाका आउटर एरिया में खींचना चाहिए। और जो बात आपने कहा कि एक नगर को सुंदर स्वरूप बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उस सुविधाओं का यहाँ थोड़ा अभाव है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदेही हमारी है, तो हमें उसे सुधार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस दिशा में जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर इस बात पर अध्ययन कर रहे होंगे कि जो कमी रह जा रही है उसको समय से पहले ठीक कर लिया जाए। 10 साल हो गए, मतलब 10 साल डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी मुगलसराय जस का तस बना हुआ है। मतलब मूलभूत जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उनका अभाव है। क्या पार्टी के लेवल पे कभी इस विषय में चर्चा होती है? क्या इसके लिए कोई विजन तैयार होता है? नहीं, बिल्कुल चर्चा होती है। हमारे कार्यकर्ता जो ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं, ये विषय हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभासद, हमारे नीचे स्तर के नेतागण, हमारे मंडल के पदाधिकारी निश्चित तौर पर हर बात का संकेत देते हैं। और ये बातें, ऐसा नहीं है, हम वर्कर्स बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे वर्कर्स हर बात का संकेत देते हैं। और ये 10 साल हमारी सरकार को यहाँ हो गया। हमने बताया ना आपसे कि आप एक कल्पना करिए कि नगर के मध्य में कोई ऐसी लैंड हमारी सरकारी नहीं बची हुई है जिस पर हम बड़ा पार्क बना दें। चारों तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ से रेलवे की ज़मीनें हैं। तो हमारे नेतागण जो इस समय जिम्मेदारी में हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर इस बात पर होमवर्क कर रहे हों कि नगर के लोगों को हम मूलभूत सुविधाएं दें। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने हमको लंबे समय से आशीर्वाद दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। चलते चलते एक आखिरी राय मैं आपसे लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप इस नगर के वासिंदे भी हैं और कुछ ऐसी ज़रूरतें होती होंगी जो आप महसूस करते होंगे। अगर आपके विज़न के बारे में बात की जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में किस तरह का विकास होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो उस विज़न को आप कैसे बताएंगे? देखिए, दीनदयाल नगर, यह नगर जो है इस जनपद चंदौली ही नहीं, एक पूर्वांचल का हार्ट है। क्योंकि यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ का यार्ड, यातायात की सुविधाएं, ट्रेन की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अपने दीनदयाल नगर से होकर के गुजरती हैं। देखिए, और विजन के बारे में तो देखिए, हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, मैं कुछ कहूँगा थोड़ा सा बिफोर हो जाएगा, लेकिन नगर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पर आपने केंद्रित किया है, मूलभूत सुविधाओं में चलने के लिए सड़क हो गई, पीने का पानी हो गया, लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो गई, विकास अपनी रफ्तार से हो, बच्चों के लिए बढ़िया प्लेग्राउंड हो, पढ़ने के लिए स्कूल हो, शिक्षा के मानक हों, सरकारी जो स्कूल हों उस पर पठन पाठन ठीक हो, सारी चीज़ों पर सरकार का फोकस है। सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। 1-2 चीज़ें छूट गई होंगी या हम उस क्रम में उस दिशा में आगे बढ़ गए। अब कोई भी उदाहरण लेंगे, भाई आगे रोड बना हुआ, रोड में गड्ढा है, उसको भी ठीक होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, गड्ढा मुक्त हमारा नारा है। तो नगर में थोड़ी मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव दिख रहा है, देखिए, चेयरमैन हमारे दल का न होने के कारण, एक निर्दल चेयरमैन होने के कारण भी काम करने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि बहुत ऐसे डिसीजन हैं जो चेयरमैन के स्तर से होते हैं। चेयरमैन जो बने हैं उसको जनता ने आशीर्वाद दे दिया, उस पर तो मैं कोई समीक्षा नहीं कर सकता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। लेकिन इस कारण भी काफ़ी कठिनाई इस नगर में काम करने में भी हो रही है कि वो तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिससे कि नगर में विकास की गति को और तेज किया जा सके। नगर में विकास की आवश्यकता है और जो मूलभूत सुविधाओं की तरफ आपने इशारा किया है उसकी भी जरूरत, लेकिन हमने अपने ही सरकार में काफ़ी ओवरहेड टैंक, पानी की सप्लाई, बिजली, राशन, आवास, शौचालय, ये सारी सुविधाओं को दे रखा है। वर्तमान समय में भी यहाँ प्रशासक एसडीएम बैठे हैं, तो हम लोगों से भी बात हो रही है, तो विकास की गति
को हम तेज़ रफ्तार से नगर में भी बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जनता हमसे सवाल पूछे इसके पहले ही हम उसका उत्तर देना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको साझा भी करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।